जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने अपेक्स इंग्लिश क्लासेज में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पढ़ रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम देखे क्लास 12th का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हम एक्सप्लेनेशन पूरा देख लिए। उसके जो इम्पोर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी देख लिए। आज देखने जा रहे हैं उसके जितने भी सारे जो सब्जेक्टिव है, 2 नंबर और 5 नंबर का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, उसको हम आज देखने वाले हैं। इसमें देखेंगे कि कौन कौन कैसे कैसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। उम्मीद यानी यकीन मानिए इससे जो है कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा एग्जाम में। अगर पूछेगा तो इससे ज़्यादा जो है, इससे ज़्यादा घुमाकर नहीं पूछ सकता। एग्जामिनर इससे ज़्यादा दिमाग नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि बिहार बोर्ड है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता है वो। ज़्यादा दिमाग दिमाग लगाने से ज़्यादा वो चाहता क्या है, क्वेश्चन हम रिपीट कर दे। इसलिए ज़्यादा वो दिमाग नहीं लगाता है, थोड़ा बहुत लगा लेता है। तो उतना लगाएगा तो आप लोग खुदे है उतने जवाब देने के लिए, उतना आपके पास भी दिमाग है। चलिए, तो इससे पहले जो है आप जो है अपेक्स इंग्लिश क्लासेज का एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल कर लीजिए, जिससे आपको बहुत हेल्पफुल होगा। आपके जो एग्ज़ाम तक इसमें पूरे जो है आपको वादा किया गया है कि जो है पूरा सिलेबस आपका कराया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो कराया जाएगा, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इंस्टॉल कर लीजिए। इस पर आप फ्री टेस्ट भी दे सकते हैं और फ्री पीडीएफ और फ्री क्लास जो है अवेलेबल है, आप वहाँ जाकर भी पढ़ सकते हैं। और नहीं तो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। पीडीएफ के लिए आपको ये जो है इंस्टॉल करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यूट्यूब पे पीडीएफ नहीं मिलेगा, इसलिए इंस्टॉल करना पड़ेगा। चलिए, देखते हैं पहले प्रश्न। पहला प्रश्न है, बोल रहा है हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख नगरों के नाम लिखिए। क्या है? हड़प्पा सभ्यता जो है उसकी जो इंडियन सिविलाइजेशन जो है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके 4 जो प्रमुख स्थल है उसका नाम बोल रहा है लिखने के लिए। उसके 4 प्रमुख नाम, यानी इसमें जितने भी प्रमुख स्थल है उसमें से आपका जो मन करे जिसके बारे में, 4 स्थल के बारे में आप लिख दीजिए। ऐसे तो 28,000 स्थलों का खोज किया गया था। क्या? तो आप जो है उसमें से उतना का थोड़ी ना लिखिएगा, पूछेगा उतना का तो लिख पाइएगा? नहीं लिख पाएंगे। इसलिए ये क्या पूछ रहा है, 4। तो 4 में आप किसी का भी लिख दीजिए जिसका आपको आसानी से लग रहा है कि हाँ हम अच्छी तरीके से उसके बारे में लिख सकते हैं, उसका आप लिखिए। इसमें हम देखते हैं आंसर में। देखिए पूछा कब गया, तो 2024 में, 23 में और 22 में, यानी 22, 23, 24 में पूछा गया है। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1900। पहले लिखना कैसे है? तो पहले लिखना है तो पहले हमें ये बताना है कि ये जो स्थल है उसके खोज कौन किए थे। ये जो सभ्यता है उसके बारे में, उससे रिलेटेड जो है कुछ बता देना है, उसके बाद हमें आंसर देना है। तो पहले हम बता देते हैं, हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी। कब की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। यह सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं तांबे और टीन को मिलाकर कांसा बनाते थे और उसका जो आभूषण बनाने में उपयोग करते थे। इस सभ्यता के इस सभ्यता के सिंधु नदी के किनारे विकसित होने के कारण जो है इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यानी इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। और सिंधु नदी घाटी के किनारे ये अस्तित्व में आया, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। अब आते हैं हम आंसर पे। ये तो उसके बारे में बता दिए, हड़प्पा सभ्यता के बारे में। अब आंसर पे आते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख केंद्रों के नाम निम्न है। इसमें हम 4 लिख देते हैं। पहला मोहनजोदड़ो, जो कि सबसे बड़ा नगर उस समय का था। अभी हाल ही में मोहनजोदड़ो को ना लेकर अभी हाल ही की जो खोज है उसमें निकाला गया किसको, उसमें जो है राखी गढ़ी को माना गया। राखी गढ़ी को माना गया सबसे बड़ा शहर हड़प्पा सभ्यता की। उस समय जो है मोहनजोदड़ो को माना गया, लेकिन बाद में जब खोज हुआ हाल ही में तो उसमें क्या, उसमें राखी गढ़ी को सबसे बड़ा माना गया, जो कि हरियाणा में, हरियाणा में है। चलिए, तो हम आंसर पे देखते हैं। तो ये जो मोहनजोदड़ो है, यह सभ्यता यह सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। यानी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था मोहनजोदड़ो। और यह सिंधु नदी के किनारे स्थित था। किस नदी के? तो सिंध नदी के किनारे स्थित था। यह पाकिस्तान के लड़काना जिले में स्थित है। इससे राखल दास बनर्जी द्वारा 1922 में खोजा गया। इससे और भी अगर आप जोड़ना चाहते हैं इसमें और कुछ जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है वो आप ऐड कर सकते हैं। यानी ज़्यादा भी नहीं लिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप ज़्यादा लिखकर खुद का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इतना लिखिए कि हाँ एग्जामिनर जो है वो उसे पसंद हो और वो जो मार्क्स दे दे।
अब इतना ज़्यादा लिखेंगे, एक टॉपिक पे हम पूरा एक पेज भर देंगे, तो क्या सिर्फ मोहनजोदड़ो के बारे में लिखना है और हम पूरा पेज भर दिए। समझ गया कि हो किसने है, एग्जामिनर भी समझेगा कि लड़का क्या है, बकलुलवे है, से टाइम पास कर रहा है, इसलिए टाइम को मैनेज करना पड़ता है, इसलिए आप इतना लिखिए जितना चल सके। चलिए तो अगला देखते हैं, पहला नगर हम किसको देखें, मोहनजोदड़ो को। अगला देखते हैं कालीबंगा को। ये जो कालीबंगा है, यह एक महत्वपूर्ण शहर था जो घग्गर नदी के किनारे स्थित था। घग्गर नदी के किनारे स्थित था, यह भारत में राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। तो इसका जिला आप याद नहीं रखिए, नहीं रखिए उसे, अगर नहीं याद है तो इसके जगह पे कुछ और ऐड कर दीजिए। तो ये जो है, यह भारत में राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसकी खोज ब्रजवासी लाल ने 1953 में किया। 1953 में जो है ब्रजवासी लाल ने किया। अगर 53 रहे तो ब्रजवासी लाल अगर 1961 से 69 रहे तब कौन होगा, तब बीके थापर। बीके थापर। चलिए, तो दो नगर तो हम देख लिए, अब आते हैं अगले नगर पे। तो अगला लोथल। लोथल, लोथल यह बंदरगाह शहर था। लोथल क्या था, एक बंदरगाह शहर था जो खंभात की खाड़ी के पास स्थित था। यह गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में स्थित है। इसकी खोज एस आर राव ने 1957 में किया। एस आर राव यानी रंगनाथ राव। कौन है, रंगनाथ राव। चलिए, इसकी खोज रंगनाथ राव किए थे। अब आते हैं धौलावीरा पे। तो ये जो धौलावीरा है, इसकी खोज आर एस बिष्ट किए थे 1990 से 91 में। यह जो है गुजरात के लूनी नदी के किनारे स्थित है। धौलावीरा कहाँ स्थित है, तो गुजरात के जो है लूनी नदी के किनारे स्थित है। चलिए, तो पहला प्रश्न देख लिए कैसा, कितना सिंपल था। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं, सब सिंपल सिंपल है। उसके बाद है हड़प्पा कालीन सिंचाई व्यवस्था के साधनों का उल्लेख करें। यानी हड़प्पा सभ्यता में जो सिंचाई व्यवस्था था, उसकी साधन क्या थी, कहाँ से जो है लोग सिंचाई करते थे, कैसे करते थे, किन साधनों का उपयोग करते थे, उसके बारे में पूछा जा रहा है। कब पूछा, कब गया, तो 2024 में, 16 में। यानी 16 में और 24 में पूछा गया, दो बार। चलिए, जो क्या हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। यह सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी। इस सभ्यता के सिंधु नदी के कारण विकसित, सिंधु घाटी के जो है, सिंधु नदी के किनारे जो विकसित हुआ, इसके कारण जो है इसे क्या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अब आते हैं आंसर पे। हड़प्पा सभ्यता में सिंचाई के लिए मुख्य रूप से नहरों, कुओं, जलाशय और का उपयोग किया जाता था। यानी हड़प्पा सभ्यता में जो है सिंचाई के लिए नहर, कुआं, जलाशय, इस सब का उपयोग किया जाता था। इसके अलावा बाढ़ के मैदान में कृषि जल, जल भंडार और सीढ़ी नुमा खेती भी सिंचाई के तरीके के रूप में अपनाई गई। यानी ये जो है बाढ़ के जो पानी है उसका भी उपयोग किया जाता था सिंचाई के लिए। जल भंडारण यानी जल को एकत्रित करके उसका भी उपयोग किया जाता था सिंचाई के लिए। और सीढ़ी नुमा जो खेती है, सीढ़ी नुमा खेती पहाड़ी इलाके में, उसका भी उपयोग किया जाता, उस तरह से भी उसका उपयोग किया जाता था। बनावली से मिट्टी के हल मिले हैं, जो कि ये बताता है कि हड़प्पा सभ्यता के समय जो है खेती होती थी, ये साक्ष्य वही बताता है। धौलावीरा से जलाशय एवं सोरतुघई से जो है क्या मिली, वहां से जो है नहर का साक्ष्य मिला, नहर का साक्ष्य मिला। और धौलावीरा से क्या मिला, तो जलाशय मिला, यानी जल को एकत्रित करने की स्थल। चलिए, अगला प्रश्न है, कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं। यानी ये जो कार्बन 14 विधि है, उससे आप समझते क्या है, उसके बारे में पूछ रहे हैं। कार्बन 14 विधि होता क्या है, तो यह क्या है, यह एक तिथि निर्धारण की, समय निर्धारण की एक विधि है। इसके द्वारा किसी भी वस्तु के बारे में पता किया जाता है कि वस्तु एक्चुअली में कितना पुराना है या फिर कितना नया है, उसके बारे में पता किया जाता है। इसमें दो विधि होता है, एक कार्बन 14 और एक कार्बन 12। चलिए, इसमें क्या है, तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि के नाम से जाना जाता है। वस्तुतः किसी भी जीवित वस्तु में कार्बन 12 और कार्बन 14 समान मात्रा में पाया जाता है। यानी कोई वस्तु जीवित है, यानी कहने का अर्थ हुआ कि वो अभी अस्तित्व में है, तो उसमें क्या होता है, कार्बन 12 और कार्बन 14 समान मात्रा में पाया जाता है।
अगर मृत्यु की अवस्था में कार्बन 12 तो सेम रहता है, वही रह जाता है, लेकिन कार्बन 14 की जो मात्रा है वो धीरे धीरे क्षय होने लगता है, घटने लगता है। किंतु कार्बन 14 की मात्रा क्या होता है, निरंतर जो है क्षय होने लगता है। कार्बन का अर्ध आयुकाल आपसे पूछे तो कितना होगा, तो 55 68 प्लस माइनस 90, यानी अगर इसमें माइनस कर दिया जाए तो क्या होगा, पुरानी हो जाएगी वस्तु, अगर प्लस कर दिया जाए तो वस्तु ये पता चलेगा कि वो नया कितना है। अर्थात इतने वर्षों में उस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा आधी रह जाती है। इस प्रकार वस्तु के काल की गणना की जाती है। जिस पदार्थ में जो है कार्बन 14 की मात्रा जितना ज्यादा रहेगा उसे उतना नया माना जाएगा, और जिसमें जितना कम रहेगा उसे उतना ही पुराना माना जाएगा। वही है, जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होगी वह उतना ही पुरानी मानी जाएगी। इसके आधार पर प्राचीन सभ्यता की तिथि का निर्धारण किया जाता है। चलिए, तो अब अगले प्रश्न पे देखते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख करें। यानी ये जो हड़प्पा सभ्यता थी उसकी विशेषताओं के बारे में पूछा जा रहा है, उसकी दो विशेषताओं के बारे में पूछा जा रहा है। ऐसे तो कई विशेषता है, लेकिन ये जो है 2 मार्क्स का है, तो इसलिए इसमें सिर्फ 1 से 2 विशेषता पूछ लिया जाता है। चलिए, तो 2 विशेषता पूछ रहा है, तो आइए देखते हैं। पहला जो है कांस्य सभ्यता, यानी इसके बारे में बता रहे हैं कि इसमें जो है कांस्य सभ्यता, कांसा जो है इस समय प्रचलित था। तो हड़प्पा सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता या फिर कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि तांबे के हथियारों एवं अन्य वस्तुओं की बहुतायत थी। यानी उस समय जो है तांबे के हथियार, तांबे का आभूषण इस प्रकार से उपयोग किया जाता था। पत्थर के भी अस्त्र शस्त्र बनाए जाते थे। बाद में बहुत पैमाने पर कांसे के औजार और अन्य वस्तुओं का निर्माण होने लगा। धीरे धीरे क्या हुआ, तो कांसे का जो है उपयोग और बढ़ने लगा। क्यों, क्योंकि लोहा के बारे में उनको पता ही नहीं था, इसलिए कांसे का जो है उपयोग धीरे धीरे बढ़ने लगा। कांसे की प्रधानता रहने के कारण ही इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। यानी कांसा जो है प्रचुर मात्रा में यहाँ पाई जाती थी, ज्यादा मात्रा में, इसलिए इसे क्या कहा गया, कांस्य युगीन सभ्यता या फिर ताम्रयुगीन सभ्यता कहा गया। तो एक विशेषता तो हो गई। अब दूसरी विशेषता है जनतांत्रिक सभ्यता। जनतांत्रिक सभ्यता क्या होता है, तो यहाँ की जो शासन व्यवस्था थी उस प्रकार से इसको देख रहे हैं। तो उत्खनन से प्राप्त विशाल सभा भवन, स्नानागार सिंधु वासियों के सामूहिक जीवन के प्रतीक है। यानी यहाँ जो सभा भवन मिला है और वहाँ जो स्नानागार मिला है, वो सिंधु घाटी के जो लोग हैं उसके जीवन के बारे में प्रमाणित करता है कि वो जो है जीवन कैसे बिताते थे, कैसे जीवन व्यतीत करते थे। सिंधु प्रदेश में राजा राज प्रसाद और ये जो है, ये जो शाही जो है खजाने, इस सब का कोई साक्ष्य नहीं मिला। यानी राजा का भी कोई साक्ष्य नहीं मिला, और ना ही राजप्रसाद का भी कोई साक्ष्य मिला, और ना ही शाही खजाने का कोई प्रमाण मिला। शासन के दो प्रधान थे, एक हड़प्पा और एक मोहनजोदड़ो। क्या, एक हड़प्पा और एक मोहनजोदड़ो। उत्तरी भाग का शासन हड़प्पा द्वारा चलाया जाता था और दक्षिणी भाग का शासन जो है मोहनजोदड़ो द्वारा चलाई जाती थी, संचालित होती थी। इस प्रकार लोकतांत्रिक होते हुए भी शासन व्यवस्था नियंत्रित थी। यानी लोकतांत्रिक होते हुए भी क्या थी, शासन व्यवस्था अच्छी तरह से नियंत्रित थी। कोई भी राजा नहीं था। राजा मिला है कभी, इतना पढ़े एक्सप्लेनेशन में कभी राजा देखे, पुरोहित एक माना जाता था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख करें, तो देख लिए। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन दो सभ्यताओं का नाम लिखे। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन कितने सभ्यता थे, यानी उस समय जो है 4 सभ्यता अस्तित्व में आई थी। एक सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, एक चीन की सभ्यता हो गई, एक मेसोपोटामिया की सभ्यता हो गई, और एक जो है मिस्र की सभ्यता हो गई। यही जो है 4 अस्तित्व में आए थे। तो उसी समय से जो है इसके बारे में बोल रहा है, हड़प्पा सभ्यता के समकालीन, यानी जिस समय हड़प्पा सभ्यता आई उसी समय दो और सभ्यता के बारे में हमें बताना है। ये पूछा गया, कब पूछा गया, तो 2022 में पूछा गया। चलिए, तो आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के समकालीन दो प्रमुख सभ्यताओं में मेसोपोटामिया और क्या है, तो मिस्र शामिल है। चीन की भी सभ्यता इसमें शामिल, लेकिन हमें दो पूछा है इसलिए हम 2 बता रहे हैं। क्यों, तो इसमें क्या है, ये जो है
मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता ये कितने, तो लगभग 3000 ईस्वी पूर्व से 539 ईस्वी पूर्व जो है चला। और मिस्र की जो सभ्यता है ये 3100 ईस्वी पूर्व से 30 ईस्वी पूर्व चला। चलिए, ये जो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है, यह यह सभ्यता आधुनिक इराक और सीरिया के क्षेत्र में कहाँ से विकसित हुई, तो इराक और सीरिया जो है उसके क्षेत्र में विकसित हुई। और इसमें जो है सुमेर, अक्काद और बेबीलोन जो है, इस तरह के जो स्थल है क्या, वो सब जो शहर है इसमें आए। कौन कौन शहर, सुमेर, अक्काद, बेबीलोन और इसके जैसे जो है और भी महत्वपूर्ण शहर इसमें आए। उसके बाद है अगला मिस्र की सभ्यता। तो मिस्र की सभ्यता जो है, यह सभ्यता नील नदी के किनारे विकसित हुई। मिस्र की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई, तो मिस्र की जो सभ्यता है वो नील नदी के किनारे विकसित हुई। इसके महत्वपूर्ण शहर में कौन कौन शहर है, इसके महत्वपूर्ण जो शहर इसमें गीजा, लक्सर और ये जो थबीस है ये शामिल है। 3 शहर शामिल है। ये तो खत्म हो गया, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की जो समकालीन जो सभ्यता थी उसकी 2 सभ्यताओं का नाम पूछ रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विशाल स्नाना, ये जो विशाल अन्नागार है उस पर टिप्पणी लिखना है। यानी उस पे जो है आप अपने मन से जो आप टिप्पणी कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, उस प्रकार से जो उस पर कुछ टिप्पणी लिखना है। किस पे, तो हड़प्पा सभ्यता में जो अन्नागार मिला है उस पर टिप्पणी लिखना है। पूछा कब गया, तो 2019 में और 2022 में पूछा गया है। तो आइए देखते हैं। तो विशाल अन्नागार सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में पाए गए। क्या है, विशाल ये जो अन्नागार है कहाँ पाए गए, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में पाए गए थे, जिनमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो प्रमुख थे। यानी हड़प्पा और कई शहरों में पाया गया था, हड़प्पा में पाया गया था, मोहनजोदड़ो में पाया गया था, कालीबंगा में पाया गया था। लेकिन इसमें प्रमुख कौन थे, तो प्रमुख थे ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये प्रमुख थे। ये अनाज के भंडारण के लिए बनाए गए थे। ये जो अन्नागार था किस लिए बनाए गए थे, अनाज के भंडारण के लिए, अनाज को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया था, जिससे खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। विशाल अन्नागार राजकीय अन्न भंडार माना जाता है। यानी ये जो था विशाल अन्नागार, इसे राजकीय अन्न भंडार माना जाता था, ताकि उसमें जो है पूरे समाज की जो है अन्न क्या हो सके, सुरक्षित रखा जा सके। और उसकी जो विशेषता आपको बताया है, क्या थी उसकी विशेषता, उसमें जो है आधुनिक टेक्निक का उपयोग किया गया था। यानी उसमें जो है हवा जाती थी और हवा जाकर उसे सुरक्षित रखती थी। ऐसा भी रखा जाता था ताकि उसमें हवा पहुंच सके। बिना हवा, अगर हवा नहीं जाएगा तो क्या वो सड़ जाएगा, गल जाएगा, इसलिए उसमें आधुनिक टेक्निक का उपयोग किया गया था। विशाल अन्नागार पर विस्तृत टिप्पणी लिखना है। तो टिप्पणी देखते हैं। अन्नागार का अर्थ, तो पहले ये जो अन्नागार है उसका अर्थ देखिए। तो अनाज का भंडारण स्थल जहां अनाज को सुरक्षित रखा जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ, तो अनाज का भंडारण स्थल जहां अनाज को सुरक्षित रखा जाता है, यही हो गया उसका अर्थ। चलिए, मोहनजोदड़ो में अन्नागार, मोहनजोदड़ो में अन्नागार कहाँ मिला, तो मोहनजोदड़ो में विशाल अन्नागार के पश्चिम में 150 फीट की लंबाई और 75 फीट की चौड़ाई के आकार का एक भवन मिला। मोहनजोदड़ो में एक भवन मिला जिसकी जो है लंबाई कितनी थी, तो 150 फीट और इसकी चौड़ाई कितनी थी, तो 75 फीट, 75 फीट 75। एक भवन मिला जिसे अन्नागार माना गया, जिसे क्या माना गया, अन्नागार माना गया। हड़प्पा में अन्नागार, अब हड़प्पा में अन्नागार मिला तो उसके बारे में, तो हड़प्पा में विशाल अन्नागार पाए गए जो 169 फुट 169 जो है फुट लंबा और 135 जो है फुट चौड़ा मिला। 2 भागों में बटा हुआ है, प्रत्येक भाग में 6 हाल है जिनके बीच 5 गलियारे हैं। यानी ये जो है 2 भागों में बटा गया है, जिसके जो बीच है प्रत्येक में जो है 6 गलियारे, छोटी छोटी जो गलियां हैं 6 गलियां बटी हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता में शवों के दाह के कितने प्रकार थे, या फिर हड़प्पा संस्कृति में के अंतिम सरकार की कोई जो है अंतिम संस्कार उसमें जो था उसकी जो कोई विधि को इसमें बताना है। हड़प्पा सभ्यता में जो है ये भी था कि जब व्यक्ति जो मर जाता था, उसका देहांत हो जाता था, तो उसे दफनाने की व्यवस्था थी।
उसे दफनाने का एक विधि था, उस विधि के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन कौन सी विधि जो है जिस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता में दफनाया जाता था मुर्दों को, शवों को दफनाया जाता था, वही पूछा जा रहा है। कब कब पूछा? ये 2022 में पूछा गया है। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता में दफनाने और दाह संस्कार के बीच का चुनाव सामाजिक स्थिति और क्षेत्रीय प्रथाओं पर निर्भर हो सकता था। यानी ये जो दफनाने की जो प्रक्रिया थी वो वहाँ के समाज के लोगों और क्षेत्रीय जो है प्रथाओं पर निर्भर कर सकता था। यानी समाज के जो लोग थे वो कैसे विचार रखते थे उन पे भी निर्भर कर सकता था, या फिर उनकी जो क्षेत्रीय सामाजिक जो प्रथा थी, नियम कानून जो थे, उस पर भी निर्भर करता है। तो मार्शल के अनुसार, मार्शल जो कि एक व्यक्ति है जिन्होंने ये बताया था कि वहाँ पे जो शवों को जलाने की उनसे जो दाह कर्म के जो है कितने तरीके थे उसके बारे में बताया। चलिए, तो मार्शल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता में शवों का 3 प्रकार से उत्सर्ग होता था, यानी 3 प्रकार से उसको दाह कर्म होता था, अंतिम संस्कार। पूर्ण समाधिकरण, पहला क्या है? पूर्ण समाधिकरण। इसमें शवों को भूमि के नीचे गाड़ दिया जाता था और कब्रों में मृतकों के साथ बर्तन, आभूषण और अन्य वस्तुएं जो है रखी जाती थी। यानी पहला नियम क्या था? पूर्ण समाधिकरण, जिसमें व्यक्ति को जमीन के अंदर दफना दिया जाता था और उसके साथ जो है उसके जो आभूषण है, बर्तन है और भी कई सामग्री है जो उसके साथ दफना दिया जाता था। दूसरा क्या है? आंशिक समाधिकरण। इसमें जो है पहले जो है लाश को क्या किया जाता था? सबको पहले छोड़ दिया जाता था, पशु पक्षी खा ले उसे, और जब बच जाए जो अवशेष, उस अवशेष को मिट्टी में गाड़ा जाता था। क्या है? पशु पक्षी के खाने के बाद बचे हुए दिया जाता था। तीसरा है दाह कर्म, शव को जलाकर भस्म को गाड़ दिया जाता था। तीसरा क्या? पहले जो है शव को जला दिया जाता था और उसके जो राख यानी भस्म, राख यानी बच गया, तो उस राख को क्या किया जाता था? उस राख को, भस्म को गाड़ दिया जाता था। यानी 3 तरीका था, एक क्या था? पूर्ण समाधिकरण, एक आंशिक समाधिकरण और एक दाह कर्म। पूर्ण समाधिकरण में क्या किया जाता था? व्यक्ति को जो है पूरे शव को, व्यक्ति के पूरे शव को क्या किया जाता था? जमीन में दफना दिया और उसके साथ जो है आभूषणों को भी, बर्तनों को भी, और भी जो उसकी जो है पसंद की जो वस्तु है सबको उसमें दफना दिया। आंशिक समाधिकरण में उसे छोड़ दिया और पशु पक्षी जब उसे, पशु पक्षी के खाने के बाद जो बच गया उसको क्या किया जाता था? उसे दफना दिया जाता था। और ये जो है दाह कर्म में शव को जलाकर और उसकी जो राख बचे उसके भस्म को क्या किया जाता था? उस भस्म को दफनाया जाता था। बहुत जो है इस समय से मिलती जुलती है। क्या ये जो अंतिम संस्कार का जो ये विधि है, ये जो प्रथा है, क्या अभी नहीं मिल रही है? अभी से भी, अभी की जो प्रथा है उससे भी रिलेटेड है। अभी वो तो दाह कर्म होता है ऐसे ही, लेकिन इसमें जो है भस्म को दफनाते नहीं, भस्म को लोग जो है नदियों में विसर्जित कर देते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की ये जो जल निकास प्रणाली है उसकी 2 विशेषताओं के बारे में पूछा जा रहा है। तो हड़प्पा सभ्यता में जल निकास की एक क्या थी? प्रणाली थी, एक अच्छी जो है सुव्यवस्थित प्रणाली, यानी कहने का अर्थ हुआ एक अच्छी तरह से नियोजित किया गया प्रणाली था। सड़क के दोनों तरफ नाले, वो सिलाब से ढका हुआ, और जगह जगह पे जो है वो खुला हुआ रहता था ताकि नाले को साफ किया जा सके, जैसे अभी है उस प्रकार से जो है उस समय व्यवस्थित किया गया था। इसकी जो 2 विशेषताएं है उसके बारे में पूछा जा रहा है। चलिए, जल प्रबंधन एवं अपशिष्ट प्रबंधन ने जल प्रबंधन एवं अपशिष्ट प्रबंधन में सिंधु सभ्यता अपनी समकालीन कांस्ययुगीन सभ्यताओं से कई अधिक आगे थी। यानी जल प्रबंधन में और ये जो कचरे है, अपशिष्ट जो है, उसके प्रबंधन में सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो अपने समकालीन जो सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता हो गई, चीन की सभ्यता हो गई, मेसोपोटामिया की जो सभ्यता हो गई, इस सबसे कई ज़्यादा आगे थी, कई ज़्यादा आगे थी। सिंधु सभ्यता में नगरों के या सिंधु सभ्यता के नगरों में नियोजित जल निकास प्रणाली आधुनिक नगर योजना से सामान्य रखती थी। यानी अभी जो जल निकास प्रणाली है उसी प्रकार से उस समय जो है रास्ते के दोनों तरफ क्या थे? नाले बनाए गए थे और सिलाब से ढका हुआ था, और उसमें क्या हुआ करता था? तो जगह जगह पे जो है निकाले अपशिष्ट पदार्थ निकालने के लिए उसमें क्या किया जाता था? जगह छोड़ा जाता था और जगह जगह पे कूड़ादान रखा जाता था। तो यानी अभी जो है व्यवस्था जल निकास प्रणाली की वो उस समय भी प्रचलित थी, जो कि क्या, तो इसके समकालीन और भी सभ्यता थी उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छी थी। यहाँ की जो जल निकास प्रणाली है वो
इसकी जो विशेषता है क्या है, पक्की ईंटों का उपयोग। जल निकास प्रणाली में जो नाले हैं, नाला बनाने में पक्की ईंटों का उपयोग किया जाता था। पक्की ईंटों का उपयोग किया जाता था। नालियाँ जो है पक्की ईंटों से बनी होती थी, जिससे पानी का रिसाव नहीं होता था। यानी पक्की ईंटों का उपयोग किया जाता था, क्यों? ताकि जो है पानी का रिसाव नाले के बाहर ना हो, वो डायरेक्ट जो है पानी जो है घर से छोटे नाले में, छोटे नाले से बड़े नाले में, और नाले से नहर में, और नहर से नदी में, ऐसे जाए। उस प्रकार से व्यवस्थित किया गया था, ताकि बीच में जो है पानी का रिसाव कहीं ना हो। नालियों की सफाई। अब नाली जो है, तो नाली की सफाई करेगा नहीं तो क्या, जाम हो जाएगा, तो उसमें अपशिष्ट जो है, अपशिष्ट को साफ करने के लिए एक व्यवस्था की गई थी। तो नालियों को नियमित अंतराल पर साफ करने के लिए मेन हॉल बनाए गए थे। बोले आपको, यानी रास्ते के दोनों तरफ नाली हो गई, और उस पे जो है सिलाब से ढका हुआ था, और जगह जगह पे जो है एक नियमित अंतराल पे मेन हॉल बनाया जाता था, ताकि वहां से जो है नाली के अंदर से अपशिष्ट पदार्थ को निकाल सके और उसे हटा सके। इसलिए व्यवस्थित किया गया था, जिससे सफाई आसान हो सके। मेन हॉल किस लिए रखा जाता था? ताकि जो है सफाई नाले की आसान हो सके। देखो क्या सोच था, फिर भी जब अंग्रेज आया था तो बोल रहा था कि हम जो है आपको सभ्य बनाने आए हैं। उसको पता नहीं कि जब वो जन्म नहीं लिया उससे पहले भी जो है क्या, ये सभ्य हो चुके थे। ऐसी ऐसी सभ्यता यहाँ पे चली थी। चलिए अगला प्रश्न है, लोथल कहाँ है? इतिहास अध्ययन में इस स्थान का क्या महत्व है? लोथल कहाँ है उसके बारे में पूछा जा रहा है, और इतिहास को जानने में इस स्थल का महत्व क्या रहा, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो पहले तो ये लोथल है कहाँ, उसको देख लेते हैं। उसके बाद देखेंगे कि इतिहास में ये कैसे जो है सुविधा पहुंचाती है इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करने में। चलिए, तो पहला जो क्या है लोथल के बारे में, तो लोथल यह एक बंदरगाह शहर है। यानी लोथल से हमें एक गोदी मिला है। गोदी यानी बंदरगाह, जहाँ से समुद्री व्यापार होते हैं। हो गया। तो एक बंदरगाह शहर है जो खंभात की खाड़ी के पास स्थित है। खंभात की खाड़ी यानी अहमदाबाद साइड में। यह भारत में गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में स्थित है। इसकी खोज एस.आर. राव ने 1957 में किया। हो गया, लोथल के बारे में जान लिए। अब देखिए, अब ये जो है इतिहास में लोथल का महत्व, इतिहास को जानने में जो है लोथल का महत्व क्या है उसको देख लेते हैं। कृत्रिम गोदी। लोथल में दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात कृत्रिम गोदी पाया गया है। यानी यहाँ पे जो है गोदी पाया गया है, बंदरगाह पाया गया है, दुनिया का सबसे जो है सबसे पुराना ज्ञात गोदी जो है यहाँ पे पाया गया है, जो साबरमती नदी के पुराने मार्ग से जुड़ा हुआ था। इससे जुड़ा हुआ था, तो गुजरात में जो है साबरमती नदी जो है उसके पुराने मार्ग से जुड़ा हुआ था। पुराने मार्ग से उसके जुड़ा हुआ था। बंदरगाह और व्यापार केंद्र। दूसरा क्या, पहला तो देख लिए कि लोथल में गोदी था, जो हमें ये बताता है कि उस समय जो है व्यापारिक काम होता था। और क्या था, तो उसमें जो है बाह्य व्यापार होता था। इससे पता चल रहा है कि समुद्र के रास्ते से जो है बाह्य व्यापार होते थे। इराक हो गए, ईरान हो गए, इस साइड में जो है व्यापार होता था, मिस्र साइड में। चलिए, अब देखते हैं बंदरगाह और व्यापार के केंद्र। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह और व्यापार केंद्र था। लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख जो है व्यापार, बंदरगाह और व्यापार का केंद्र होता था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो है बंदरगाह है, वहीं से जो है यानी दूसरे देशों में बाह्य में जो है व्यापार होता था, जो खंभात की खाड़ी के पास स्थित है। यानी अभी का जो भरूच है, देखिए ये रहा गुजरात। चलिए, तो अभी का जो ये भरूच है, तो यहीं पे जो है क्या, इसी के साइड में जो है, इसी के पास में जो है क्या, ये था लोथल। तो यानी यहाँ पे जो बंदरगाह है, बंदरगाह, तो यहीं से जो है इस साइड में क्या होता था, व्यापार होता था। इसलिए बोला जा रहा है कि लोथल जो है क्या था, तो लोथल जो है बंदरगाह और व्यापार का एक केंद्र था। अब देखिए, अब है व्यापार और वाणिज्य। व्यापार और वाणिज्य, इसमें क्या है, लोथल व्यापार और वाणिज्य के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान था, और यहाँ से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जैसे कि मनके, मुद्रा और शंख प्राप्त होती थी। देखिए ये क्या है, तो ये जो है व्यापार के लिए तो था ही, साथ साथ ये जो है कहाँ, तो व्यापार और वाणिज्य जो है इसके लिए भी ये जो क्या था, एक प्रसिद्ध जो है प्रमुख जो नगर था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है लोग क्या करते थे, तो यहाँ से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जैसे समुद्री वस्तुएं,
समुद्री वस्तुओं में क्या हो गया, मनके यानी मोती, मुद्रा, शंख, इस प्रकार से जो है इस सबको प्राप्त करते थे। समुद्री जो वस्तु है तो समुद्री वस्तु कहाँ, गुजरात साइड में प्राप्त करते थे। इसलिए इस दृष्टि से भी क्या था, तो लोथल जो है एक महत्वपूर्ण शहर था। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, अब क्या है, अब अगला है जो है हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। लोथल हड़प्पा सभ्यता के दक्षिण भाग में स्थित था। लोथल हड़प्पा सभ्यता के कौन से भाग में, तो दक्षिण भाग में स्थित था। और यह हड़प्पा स्थलों के निपटान पैटर्न में एक बाहरी जो है स्थान था। यानी हड़प्पा सभ्यता की जो निपटान पैटर्न जो है उससे एक अलग था, बाहरी इलाके में था। पुरातात्विक खोज, अभी जो है पुरातात्विक खोजों में ये क्या करता है, उसमें भी एक महत्व देता है, महत्व स्थान रखता है। लोथल में खुदाई से कई महत्वपूर्ण पुरातात्विक वस्तुएं मिली है, जिनमें से कुछ अद्वितीय है, यानी जिनमें से कुछ ऐसे जो है अद्वितीय है। जैसे गोदी को ही देख लीजिए। चलिए, तो गोदी जो है पुरातत्व में नहीं, तो इसमें अगर देखें तो हम लोथल से मिला क्या था, तो लोथल से जो है कई सारे वस्तुएं हैं जो मिली थी। जैसे हम अवतल चक्की बोल दें, इस प्रकार से कई सारे जो है वस्तु मिली थी, इसलिए लोथल क्या हो जाएगा, लोथल जो है पुरातत्व में भी उसने एक महत्वपूर्ण स्थान रखा। अगला प्रश्न है, उत्खनन से आप क्या समझते हैं? 2 मिनट। चलिए, उत्खनन से आप क्या समझते हैं पूछ रहा है, तो उत्खनन से आप समझते क्या है? उत्खनन होता क्या है, क्या होता है उत्खनन? तो उत्खनन जो है, कहने का अर्थ हुआ उत्खनन यानी किसी भी जमीन की, सिंपल से उत्खनन यानी जमीन की खुदाई। तो जमीन की खुदाई किस लिए होता, किस लिए, या तो उससे उसके अंदर से जो है हम क्या, तो ये जो है प्राकृतिक जो है वस्तुएं निकाल सके, या फिर जो है प्राचीन काल में कुछ दबी हुई जो वस्तु है उसे हम प्राप्त कर सके, यानी जैसे चट्टान हो गए, जो आभूषण हो गए, इस प्रकार से कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं। या फिर जो है मंदिर वगैरह जो है प्राचीन काल में टूटे हुए, तो उसके जो है दबे हुए साक्ष्य हम प्राप्त कर सकते हैं। तो यानी उत्खनन किस लिए किया जाता है, तो जो है दो तरीका है, एक तो है क्या पुरातत्व के रूप में, और एक जो है खनन के रूप में। खनन यानी खनिज वगैरह, धातु वगैरह निकालने के लिए, पेट्रोलियम, इस सब को निकालने के लिए खनन हो गया। तो दो हो गया। तो आइए देखते हैं उत्खनन का अर्थ। उत्खनन का अर्थ है जमीन से सामग्री को निकालना। क्या है, तो उत्खनन का सिंपल सा अर्थ है जमीन से सामग्री को निकालना, उसके अंदर से सामग्री को क्या करना, निकालना। चलिए, जैसे कि चट्टान, चट्टान, रेत, बाजरी, ये जो बजरी है, या खनिज, बजरी उसी को खनिज को ही बोलते हैं, ताकि उनका उपयोग निर्माण या अन्य उद्देश्यों के लिए किया जा सके। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो खनन और पुरातत्व दोनों में उपयोग की जाती है। उत्खनन कैसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग जो है खनन और पुरातत्विद दोनों प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है। क्यों, क्योंकि प्राचीन काल के जो है साक्ष्य को भी हम प्राप्त करने के लिए खनन करते हैं, और ये जो है पेट्रोलियम वगैरह प्राकृतिक जो संसाधन है उसे भी प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, जमीन की खुदाई करते हैं। यानी दोनों तरह से इसका उपयोग किया जाता है, लेकिन दोनों ही अलग अलग उद्देश्यों से होते हैं। यानी खुदाई तो दोनों होता है, लेकिन उद्देश्य दोनों का अलग रहता है। ये जो है खनन का उद्देश्य अलग रहता है और पुरातत्विद का उद्देश्य अलग रहता है। उत्खनन के दो मुख्य प्रकार हैं, एक खनिज उत्खनन और एक क्या है, पुरातात्विक उत्खनन। तो खनिज उत्खनन में क्या है, यह जमीन से चट्टान, रेत, बजरी, खनिज और अन्य प्राकृतिक संसाधनों को निकालने की प्रक्रिया है। इसको निकालने की प्रक्रिया सिंपल सा जो है, खनिज उत्खनन जो है क्या है, तो जमीन से जो है प्राकृतिक संसाधनों को निकालने की एक प्रक्रिया है, जिसका उपयोग जो है निर्माण और अन्य उद्देश्यों से किया जाता है। अब आते हैं पुरातात्विक उत्खनन पे। अब आते हैं पुरातात्विक पे। यह एक पुरातात्विक स्थल पर दफन कलाकृतियों और अवशेषों को खोजने और रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया है। यानी प्राचीन काल में जो है इमारत वगैरह, ये जो सिक्के वगैरह, ये सब अगर धंस गए हैं, जमीन के अंदर समाहित हो गए, तो उसके अवशेष को निकालने की एक प्रक्रिया है। दो प्रक्रिया है उत्खनन के, कितने, दो। एक सिंपल सा, एक क्या है, तो एक है जो
प्राकृतिक वस्तुओं को जो है, प्राकृतिक संसाधन को जमीन के अंदर से प्राप्त करना, वो हो गया खनिज उत्खनन। उसके बाद हो गया क्या, दूसरा जो है पुरातात्विक उत्खनन। उसमें क्या होगा, तो उसमें जो है प्राचीन काल के जो साक्ष्य है, हमें एविडेंस जो है, उस एविडेंस को जमीन की खुदाई करके प्राप्त करना। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, ये जो मोहनजोदड़ो है में विशाल स्नानागार मिला है, उसके विवरण पूछ रहा है। यानी ये जो मोहनजोदड़ो है, वहाँ के जो स्नानागार मिला है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि स्नानागार की विशेषता क्या थी, मिला कहाँ पे था, उसकी जो, उसके बारे में जितना भी आप जानते हैं बता दीजिए, ये पूछा जा रहा है। तो ये जो मोहनजोदड़ो में पूछा कब गया, तो 2021 में, 19 में, 16 में, 16, 19, 21, कब कब पूछा गया, तो 16, 19 और 21 में पूछा गया। चलिए, मोहनजोदड़ो में बना सार्वजनिक स्नानागार अपना विशेष महत्व रखता है। ये जो मोहनजोदड़ो में बना सार्वजनिक जो स्नानागार है, वह अपना एक क्या रखता है, तो विशेष महत्व रखता है। क्या रखता है, अपना एक विशेष महत्व रखता है, यानी सबसे अलग है। यह सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की कला का अद्वितीय नमूना है। यानी ऐसा नमूना जो है किसी भी सभ्यता में नहीं मिलने देखने को मिला। यानी ये जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं, उनकी कलाकृति का एक अद्वितीय नमूना है, यानी इसका एक दूसरा जो है नमूना आपको नहीं देखने को मिल सकता, अद्वितीय है। ऐसा अनुमान है कि यह स्नानागार, एक तरह से उसे तालाब भी कह सकते, क्यों, क्योंकि पानी उसमें स्थिर रहता है, इधर से कहीं जाता नहीं है। पानी इसको अगर मैला हो गया तो पानी को नाले के रास्ते से निकाला जाता था, अपने नहीं जाता था, निकाला जाता था, और फिर उसमें जो है इन कुएं से पानी डाला जाता था। चलिए, तो ऐसा अनुमान है कि ये जो है धार्मिक अवसरों पर आम जनता के नहाने का प्रयोग में लाया जाता था। यानी आम जनता जो है स्नान करने के लिए इसका उपयोग करते थे, कब, तो धार्मिक जो है आयोजन होती थी, पूजा जो है अनुष्ठानों में इसका उपयोग किया जाता था। यह तालाब इतना मजबूत बना हुआ है, यानी ये जो तालाब थी बहुत ही मजबूती तरीके से बनाई गई थी, पक्की ईंटों का उपयोग किया गया था इसमें। इसकी दीवारों दीवारों काफी चौड़ी बनी हुई है, जो पक्की ईंटों की बनी हुई है, और विशेष प्रकार के सीमेंट के हैं, ताकि पानी अपने आप बाहर ना निकल सके। यानी ऐसा किस लिए बनाया गया, ताकि पानी जो है अपने आप जो है बाहर, इस तालाब से बाहर ना निकल सके, इसलिए इस प्रकार से इसको बनाया गया। यह एक खुले प्रांगण के बीच, और इसमें इसमें उतरने के लिए उत्तर और दक्षिण दिशा में सीढ़ियां हैं। यानी ये जो क्या है, तो आंगन के प्रांगण यानी आंगन के बीच में है, और इसमें उतरने के लिए दक्षिण और उत्तर में जो है दो सीढ़ियां बनाई गई हैं। पानी निकालने के लिए नालियों का भी प्रबंधन है। बोले आपको क्या, पानी निकालने के लिए जो है नालियों का भी प्रबंधन किया गया। जब पानी मैला हो गया तो नाली से पानी को बाहर निकाल दिया, और उसमें साफ पानी भरने के लिए बगल में एक कुआं होता था, उस कुएं से जो है साफ पानी उसमें डाला जाता था। इस प्रकार से उपयोग किया जाता था, यानी सभी जो है टेक्निक का उपयोग करते थे वो। अगला प्रश्न है, हड़प्पा लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं। जानते तो अभी बता नहीं देते क्या, जानते क्या है, जानते तो अभी पता चल जाता, हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो भी डाउट है सभी क्लियर हो जाता। उसके अभी ये अनुमान की तरह है, ये जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में जितने भी अभी आप पढ़े, सभी एक अनुमान पे आधारित है, उसका कोई जो है साक्ष्य नहीं है। तो इसलिए इसके साक्ष्य कब हो जाता, ये सब सिद्ध कब हो जाती, जब है इसकी जो लिपि है वो लोग पढ़ लेते। तो इसकी लिपि अभी तक कोई नहीं पढ़ पाया है। इसका लिपि एक तरह से मानिए, उसमें व्याकरण का कोई भी व्यवस्थित तरीका नहीं है। व्याकरण में हम लोग अगर पढ़ते हैं तो उसमें क्या, व्याकरण में जो है मात्राओं की संख्या लिमिटेड रहती है। जैसे हम मात्रा कितने देखते हैं, तो मात्रा जो है हम देखते हैं 11 अ से लेकर कहाँ तक, 11 से अ से लेकर अ तक, इस प्रकार से देखते हैं। लेकिन इसमें जो है और भी अगर मान ले तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कितना, इसमें 13 से 15 देख सकते हैं, लेकिन उसमें जो है 400 से अधिक मात्राएं हैं, 400 से अधिक मात्रा है। अब बताइए क्या इसे व्याकरण माना जा सकता है, नहीं। इसलिए जो है, और एक तरह से ये जो है चित्र, जैसे आप ऐसे बना दिया चित्र, यह है इस प्रकार से, ये निकाल दिया हाथ, ये निकाल दिया हाथ, और इसके हाथ में जो है एक भाला पकड़ा दिया, भाला पकड़ा दिया, तो ये क्या दिखा रहा है,
ये दिखा रहा है कि ये शिकार कर रहा है। तो यानी इस प्रकार से चित्र बनाया जाता था, और वो भाव, यानी इसमें जो चित्र है जो कि भाव से स्पष्ट होता है। तो अब जो है जो चित्र वो बनाया होगा, जो समझता होगा, वही तो उसके भाव को निकाल पाएगा, नहीं तो दूसरा क्या स्पष्ट नहीं निकाल पाएगा। इसलिए जो है इसका अभी जो है कोई भी एविडेंस नहीं है, साक्ष्य नहीं है, सभी जो है अनुमान पर आधारित है। तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं, पूछा जा रहा है। कब पूछा? तो 2021 में पूछा गया। हड़प्पा लिपि जिसमें सिंधु लिपि के नाम, जिसे सिंधु लिपि के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली एक चित्रात्मक लिपि है। कैसी है? तो चित्र बना दिया जाता है और चित्र के भाव के आधार पर जो है आप समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है एक तरह से कह सकते हैं उसे भावात्मक लिपि है। तो चित्रात्मक लिपि है। यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। ये लिपि क्या है? अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी, और इसे प्राचीन भारत में लिखी गई सबसे पुरानी लिपियों में से एक माना जाता है। इसे माना जाता है कि प्राचीन काल में जितने भी लिपि है सबसे पुरानी लिपि इसे माना जाता है, और अभी तक जो है इसे पढ़ा नहीं गया है। इस लिपि में लगभग 400 विभिन्न चिन्ह है, यानी चिन्ह जो है इसमें 400 से अधिक है। यह लिपि किस भाषा का प्रतिनिधित्व करती है यह अभी तक स्पष्ट नहीं, यानी यह लिपि जो है किस भाषा के है इससे स्पष्ट नहीं होता है। जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं तो हिंदी किस भाषा की लिपि है, किस भाषा, यानी हिंदी भाषा जो है किस लिपि की है। तो ये नागरी लिपि का है। देवनागरी लिपि का इस प्रकार से जो है ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि किस भाषा की लिपि है, ये भी नहीं स्पष्ट हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि कोई इसे पढ़ ही नहीं पाया है। तो पढ़ेगा तब तो पता चलेगा कि कौन सी लिपि है, इसके बारे में क्या है, इसकी जो है चित्र है उसका भाव समझेगा। तो लेकिन अभी तक जो है इसे पढ़ा नहीं गया। इसके अध्ययन से हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अधिक जानकारी मिल सकती है। यानी जब ये पढ़ लिया जाएगा तब क्या होगा, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में और अधिक जो है जानकारी हमें मिल जाएगी, और वो जो है डाउट जो है सभी डाउट जो है क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, पूरा एक क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला अगला प्रश्न है, क्या है? हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण बताइए। ये जो कारण है ये आपको शॉर्ट आंसर में भी पूछ लेता है और लॉन्ग आंसर में भी पूछ लेता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी और शॉर्ट क्वेश्चन में भी। इसमें क्या होगा, ये शॉर्ट है तो इसलिए थोड़ा सही, लेकिन अगर ये लॉन्ग में पूछते तो क्या होगा, दीर्घोत्तरीय में, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आप जितना हो सके उतना आप लंबा कीजिए, लंबा दीजिए इसको, जितना लंबा सके उतना। लेकिन यहाँ पे क्या, यहाँ पे शॉर्ट है तो इसलिए एक लिमिटेड लिखेंगे। हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए कई कारण को जिम्मेदार जो है ठहराया जा सकता है। कई कारण जो है अगर देखें तो उस समय जो है महामारियाँ आई, महामारी को भी माना जा सकता है, बाढ़ आया, बाढ़ को भी, जलवायु परिवर्तन हुआ उसे को भी, उसको भी माना जाता है। कई लोगों का कहना है कि जो आर्य लोग हैं उन्होंने आक्रमण किया। क्यों? क्योंकि इस समय जो है उसके जो है जो शव मिले, जो शरीर में कंकाल मिले, उसमें जो है क्या नुकीले औजारों का साक्ष्य मिलता है कि उसका उपयोग किया गया है उसको मारने के लिए, नुकीले औजारों का, जो कि इस सबको नुकीले औजारों के बारे में कोई ज्ञान नहीं था, आया था आर्य, इसलिए उस पर डाउट है कि मारा कौन है, तो आर्य लोग मारे हैं। तो यानी कई जो है लोगों का मानना है, कुछ लोगों का मानना है कि प्लेग फैला तो प्लेग के कारण है जो क्या हुआ, तो वो यहाँ के जो है लोग यहाँ से चले गए, कुछ लोग मर गए और कुछ लोग जो है जो बचे हुए थे ये जो सभ्यता छोड़कर चले गए, नगर छोड़कर चले गए। तो बाढ़ और सूखा क्या है, बाढ़ और सूखा को भी एक रीजन माना जाता है। बाढ़, बार बार बाढ़ और सूखा ने कृषि को बाधित किया, जिससे भोजन की कमी और सामाजिक अशांति हुई। यानी बार बार जो है बाढ़ और सुखाड़ जो है आता रहा, जिस कारण जो है पहले तो जो है ये नदी के किनारे थी, तो बरसात के टाइम में बाढ़ आना जो है स्वाभाविक है, और सूखे के समय में जो है तो ये क्या होता था, तो सूखा भी पड़ जाता था इस समय। इसलिए जो है क्या, अनाज की कमी हो जाती थी। अनाज की कमी होने के कारण सामाजिक अशांति होगी, और सामाजिक अशांति के कारण लोग जो है इधर उधर अपने भोजन की तलाश में चल जाएंगे। तो भोजन की तलाश में लोग इधर उधर चल गए, जिस कारण जो है ये सभ्यता जो क्या हो गई, खत्म हो गई। ये लोगों का, कुछ लोगों का मानना है। कुछ लोगों का मानना है कि बाह्य आक्रमण हुआ इस पे, बाह्य आक्रमण। कुछ विद्वानों का मानना है कि उत्तर में आर्यों का आक्रमण भी हड़प्पा सभ्यता के पतन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी कुछ लोगों का मानना है कि ये जो आर्य लोग हैं उन्होंने आक्रमण किया, जिस कारण से जो है यहाँ के लोग भाग गए और क्या हो गए, ये सभ्यता जो है खत्म हो गई। और कुछ एविडेंस भी है कि जिससे ये पता चलता है कि आर्य क्या
आर्य लोग जो है आक्रमण किए और उसमें जो है लोगों के शरीर पे जो है नुकीले औजारों का साक्ष्य मिला, जो कि इस समय उस समय क्या था, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग रहते थे उसको नुकीले औजार के बारे में उतना पता नहीं था। वो सिर्फ कांसा का उपयोग करते थे आभूषण बनाने में और पत्थर का उपयोग करते थे औजारों में। और पत्थर का जो औजार उतना नुकीला नहीं बनाया जा सकता जितना कि धातु के जैसे लोहे के औजार बनाए जा सकते, इसलिए क्या, इसलिए ये भी माना जाता है, कुछ लोग मानते हैं कि बाह्य आक्रमण यानी आर्य लोग जो आक्रमण किए थे उसके कारण भी जो है क्या हुआ, हड़प्पा सभ्यता ठप हो गई यानी खत्म हो गई। कुछ लोगों का मानना है जलवायु परिवर्तन के कारण ये सभ्यता समाप्त हो गई। सिंधु घाटी सभ्यता में जलवायु परिवर्तन और शुष्कता ने कृषि और जल संसाधनों को प्रभावित किया, जिससे हड़प्पा सभ्यता के पतन में योगदान हुआ। यानी कुछ लोगों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन हुआ जिससे लोगों की जो है भोजन में कमी आई, पानी में कमी आई, इस कारण जो लोग अपने भोजन के पानी की तलाश में जो है इधर उधर भटकने लगे, जिस कारण लोग यहाँ से क्या हुए, तो यहाँ से प्रस्थान कर गए और ये जो सभ्यता है समाप्त हो गई। और भी कई कारण है, और भी कई कारण जैसे नदियों में मार्ग परिवर्तन। कुछ लोगों का कहना है कि नदी जो है इस साइड में जो नदी आती थी वो नदी जो है क्या, सिंधु घाटी जो नदी है, ये जो सिंधु नदी है वो क्या करती, उसका जो मार्ग है वो परिवर्तन हो गया, जिस कारण इस एरिया में पानी आया ही नहीं। तो पानी नहीं आएगा तो पानी भी की तलाश में लोग इधर उधर चल दिए। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ जो है महामारी महामारी फैली। कुछ लोगों का कहना है कि वन कटा गया पूरी तरह से, वन काट दिया गया जिस कारण जो है लोग यहाँ से चल दिए। कुछ लोगों का कहना है और भी जो है संसाधनों की कमी हो गई। तो यानी बहुत अनेकों जो है इसके रीजन बताए गए। चलिए अगला प्रश्न है, पुरातत्व से आप क्या समझते हैं? ये जो पुरातत्व है उसे आप समझते क्या है, तो पूछा जा रहा है। बताइए पुरातत्व से आप क्या समझते हैं? क्या पुरातत्व से आप क्या समझते हैं, पूछा जा रहा है। पूछा कब गया, तो 2015 में और 2019 में पूछा गया। पुरातत्व यानी इससे क्या करें हम, जमीन की खुदाई करके पुराने जो अवशेष है उसकी जो है क्या, उसे हम एविडेंस को प्राप्त कर सके, यही जो पुरातत्व है। इसी को आप जो है जैसे आप लमड़ा कर बोलिए जैसे बोलिए वैसे क्या हो जाएगा, वही पुरातत्व कहलाएगा। सिर्फ इसका क्या है, सिंपल सा एक ही जो है मतलब है कि हम जो है प्राचीन काल के जो अवशेष है उसे जमीन की खुदाई कर प्राप्त करते हैं, जिसमें जो है ऐसा इसमें जो है साहित्य नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि साहित्य जो है, साहित्य करने का अर्थ हुआ पुस्तक, और पुस्तक जो है ज़्यादा दिनों तक जमीन के अंदर नहीं रह सकती। पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी की गर्भ में छिपी सामग्री की खुदाई कर अतीत के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। यानी पुरातत्व क्या है, एक विज्ञान है जिसके द्वारा क्या किया जाता है, तो जमीन की जो है गर्भ की खुदाई कर उससे अवशेष प्राप्त किया जाता है, और उसके द्वारा है जो पता लगाया जाता है कि अतीत के जो लोग हैं उसके भौतिक जीवन कैसे थे उसके बारे में पता लगाया जाता है। प्राचीन इतिहास के अध्ययन में पुरातत्व स्रोत का अपना विशेष स्थान रहा। यानी जो है प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करने में पुरातत्व ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बहुत ज़्यादा जो है ये हेल्पफुल रहा। इसके जो है प्रमुख कारण यह है कि भारतीय ग्रंथों की संख्या का काल की सही सही जानकारी नहीं होने के कारण किसी काल विशेष की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का ज्ञान नहीं होता। यानी यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये जो है क्या है, तो सही सही जो है भारतीय इतिहास की जो है प्रमुख कारण जो है इसका क्या है, तो भारतीय ग्रंथों की जो संख्या है उसकी काल जो है सही सही निर्धारित नहीं है, जिस कारण जो है क्या होता है, तो सामाजिक आर्थिक स्थिति का ज्ञान नहीं हो पाता है। साहित्यिक संसाधनों में लेखक का दृष्टिकोण भी सही प्रस्तुत करने में बाधक होता है। यानी जो साहित्य है संसाधन उसमें क्या होता है, तो लेखक का दृष्टिकोण भी सही स्पष्ट करने में क्या होता है, बाधा होता है। यानी साहित्य में लिखा गया है कुछ तो उसका अर्थ कोई और निकालेगा, कोई और तो उसका, जैसे आप देखिएगा एक हम शब्द देते हैं विदेशी, विदेशी यानी साक्ष्य के देखिए इसमें क्या,
तो पहले तो है पुरातत्व क्यों विशेष स्थान रखा, क्योंकि पुरातत्व जो है ये ज़्यादातर जो है इसमें कोई भी नहीं है दिक्कत, क्योंकि इसे हम सिर्फ ज़मीन से खुदाई करके और उसमें कार्बन 14 की मात्रा जो है क्या करेंगे, चेक करेंगे। कार्बन 14 की मात्रा जितना कम रहेगा उतना वो प्राचीन रहेगा। लेकिन जो है एक ग्रंथ है, ये जो साहित्य वगैरह है, इससे जो है इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करने में कुछ कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। जैसे आप देखिए, जैसे विदेशी शब्द है, इसका अर्थ अगर पूछे तो पहले इसका अर्थ निकलता था क्या, विदेशी, यानी अपने देश में भी, अपने गांव में भी आपसे जो है, आप जिसको नहीं पहचानते, सिंपल, आप अपने गांव में ही आप जिसको नहीं पहचानते वो आपके लिए विदेशी हो गया, आपके लिए विदेशी हो गया। लेकिन अभी विदेशी का अर्थ क्या है, अभी जो है विदेशी का अर्थ है अपने देश से दूसरे देश के लोग, दूसरे देश के जो लोग हैं वो विदेशी हो गए। लेकिन पहले क्या था, पहले ये था कि आप अगर अपने गांव में भी जिस व्यक्ति को आप नहीं पहचानते, नहीं जानते उसे, वो क्या, वो आपके लिए विदेशी है। तो यानी किस लिए जो साहित्य जो है किस लिए दिक्कत होता है इसमें, क्योंकि उसमें जो शब्द है उसको लोग जो है अलग अलग व्याख्या करते थे, कुछ लोग अलग अर्थ निकालते थे, कुछ लोग जो है अलग अर्थ निकालते थे, जिससे जो है सही जो है साक्ष्य नहीं मिल पाता था। इसलिए जो क्या है, तो साहित्यिक संसाधन में भी लेखक का जो दृष्टिकोण है वो क्या हुआ, तो सही प्रस्तुत करने में बाधक हो गई। ग्रंथों की प्रतिलिपि करने वाले अपना इच्छानुसार प्राचीन उपकरणों को छोड़कर अनेक नए प्रकरण जोड़ते थे। यानी कई जो लोग हैं वो अपने जो है अलग अनुसार कुछ शब्दों को क्या चेंज कर दिए थे। जैसे अगर हिंदी को देख ले, हिंदी हिंदी जो है पहले क्या लिखाता था, पहले लिखाता था हिंदवी, हिंदवी। लेकिन धीरे धीरे क्या लोग इसे चेंज करते चले गए। तो यानी एक किताब लिखा गया, वो दूसरे के हाथ में गया तो वो किसमें उसमें पढ़ेगा, उससे कुछ लगेगा कि हाँ ये जो शब्द है ये चेंज कर देना चाहिए, तो वो उसको बदल देगा। और आगे जाकर लोग उसको दूसरे के हाथ में जाएगा तो वो उसको बदल देगा। यानी उसमें जो है धीरे धीरे शब्द में परिवर्तन आने लगेगा, जिससे जो है सही जो उसका अर्थ था वो पूरी तरह से बदल जाएगा। एक दिन जो है क्या हो जाएगा, उस जो है किताब का पूरी तरह से अर्थ ही बदल जाएगा। क्यों, क्योंकि धीरे धीरे सब उसमें कुछ ना कुछ चेंज करते जा रहे हैं, सब अपने अनुसार। इसलिए क्या होगा, सही उसका एक साक्ष्य नहीं मिल पाएगा, उससे सही स्पष्ट कुछ भी सही स्पष्ट नहीं हो पाएगा, क्रिस्टल क्लियर नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या होता था, तो यानी ये जो साहित्य है, जो ग्रंथ है, इससे जो है इतिहास के बारे में जानने में कुछ जो है क्या होता था, कठिनाइयों को भी सामना करना पड़ता था। लेकिन पुरातत्व में ऐसा नहीं है। पुरातत्व में क्या कीजिए, आप जमीन की खुदाई कीजिए, उससे अगर कुछ अवशेष मिले प्राचीन काल के, तो आप उसमें सिर्फ कार्बन 14 की जो मात्रा है उसको आपको उसकी मात्रा जो है उसको चेक कीजिए और उससे स्पष्ट कीजिए कि वो कितना प्राचीन है। लेकिन पुरातात्विक सामग्री में इस प्रकार के हेर फेर की संभावना बहुत कम होता है। यानी इस प्रकार की जो हेर फेर की संभावना जो है पुरातत्व में बहुत कम होता है। इसलिए क्या है, पुरातात्विक स्रोत अधिक विश्वसनीय होता है। जो पुरातात्विक जो स्रोत है वो अधिक विश्वसनीय होते हैं। इसलिए क्यों, क्योंकि इसमें जो हेर फेर की जो संभावना है वो न के बराबर है। हेर फेर की संभावना इसमें क्या है, न के बराबर है। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना का वर्णन करें। ये जो क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसकी नगर योजना के बारे में पूछा जा रहा है। कब पूछा गया, तो 2017 और 2018 में पूछा गया। चलिए 2017 और 2018 में पूछा गया। जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी नगर योजना के बारे में, कैसे वहाँ की जो नगर व्यवस्था थी, कैसे वहाँ की सड़क व्यवस्था थी, कैसे नाले को व्यवस्थित किया गया था, किस प्रकार से जो वहाँ सभा हुआ करती थी, सब कुछ यहाँ पे बताना है आपको। चलिए तो देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नगरों में रहने वाले थे। यानी वहाँ के जो लोग थे नगरों में रहते थे। वे नगर स्थापना में बड़े कुशल थे। यानी नगर को स्थापित करने में वो बहुत कुशल थे। उन्हें पता था कि कहाँ जो है घरों को कैसे बनाना है, रास्तों को कैसे निकालना है, ये सब उसे पता था। वो क्या करते थे, पहले जो है रास्ते बनाते थे, उसके बाद जो है घर बनाते थे। और अभी क्या हो रहा है, अभी पहले घर बनाता है और पूछा जाए कि रास्ता, तो समय आएगा तो देखा जाएगा। लेकिन उस समय क्या करते थे लोग, वो पहले रास्ते को निकाल लिए कि कैसे रास्ते को एक सही ढंग से बनाया जाए, उसके बाद जो है रास्ते के दोनों तरफ अपन घर बना लिए, हो गया। तो यानी क्या था, तो ये लोग जो है नगर स्थापना में बड़े कुशल थे। उन्होंने हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, रोपर जैसे अनेक नगरों का निर्माण किया। ऐसे तो लगभग कितने, तो 28,000 जो है, इससे भी लगभग इतना ही जो है नगरों का जो है स्थापना किया गया था।
और उसकी जो है खोज भी की गई। उनकी नगर व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित विशेष मुख्य रूप से उल्लेखनीय है। ये जो है निम्नलिखित जो विशेषता है वो उल्लेखनीय है। हड़प्पा संस्कृति के नगर एक विशेष योजना के अनुसार बनाए गए थे। ये जो हड़प्पा संस्कृति है उसके नगर जो है एक विशेष योजना के अनुसार बनाई गई थी, यानी एक सबसे अलग एक योजना बनाई गई थी जिसके अनुसार जो है ये नगर व्यवस्थित किया गया था। इन लोगों ने बिल्कुल सीधी यानी परपेंडिकुलर, क्या मैथ पढ़े हैं, थोड़ा बहुत पढ़े हैं 10th में, इसलिए परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पे जो है क्या किया जाता था, सड़क को मोड़ा जाता था। किस लिए? कोई रीजन होगा, बकलोल तो है नहीं सब। क्या आपको लग रहा है कि बकलोल होगा? उतना जो है लोगों को उस समय कुछ भी नहीं, सब अंधकार के युग में जा रहा था, सब जो है इधर उधर भटक रहा था। उस समय क्या है, सब नगरीकरण की शुरुआत किए थे। तो अब बताइए क्या बकलोल होगा जो सीधे जो है 90 डिग्री पे सड़क को घुमा देगा, रोड को? यानी इसके पीछे भी एक रीजन है। रीजन ये है कि जब हवा आएगी तो रास्ते को क्या पूरी अच्छी तरह से साफ करके अवशिष्टों को हवा जो है निकाल देगी, इसलिए जो है इसका उपयोग किया जाता था 90 डिग्री पे, ताकि हवा जो है अगर ऐसे था, हवा अगर इधर से आए तो डायरेक्ट जो है यहाँ आ जाएगी और इस प्रकार से इसको ऐसे लेकर बाहर चली जाएगी। इसलिए क्या किया जाता था, उपयोग किया जाता था। चलिए, तो कितने तो 90 डिग्री के कोण पे जो है काटती थी सड़क एक दूसरे को। इस पद्धति को जो है हम क्या कर सकते हैं, तो ग्रिड पद्धति भी कह सकते हैं। पूछा जा सकता है आपसे, तो याद रखिएगा कौन सी पद्धति, ग्रिड पद्धति यानी ग्रिड सिस्टम भी कह सकते हैं इसको। तो यानी 90 डिग्री पे काटती थी। सड़क व गलियारों का निर्माण किया था ताकि डॉक्टर क्या किया था, ये जो है सड़क और गलियारों का निर्माण किया गया था। डॉक्टर मैके के अनुसार जो है चलने वाली वायु उन्हें अपने आप साफ कर दे। क्या रीजन क्या था? रीजन एक ही था कि इसे 90 डिग्री पे क्यों घुमाया गया था, ताकि जो है चलने वाली जो हवा है वो रास्ते को अपने आप साफ कर दे। उसे साफ करने के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता ना हो, लोग उसे साफ ना करें, उसे जो हवा ही साफ कर दे। इसलिए क्या किया जाता था, तो 90 डिग्री पे उसे मोड़ा जाता था। चलिए और अगली विशेषता देखते हैं। पहला तो हो गया, अगला विशेषता है उनकी निकास जो प्रणाली है, व्यवस्था, वो एक शानदार व्यवस्था थी। क्या है? जल निकास व्यवस्था जो है शानदार, बड़ी शानदार थी। नालियों का तरलता से साफ होता था। ये जो नाली थी उसका भी एक सही तरीके से उसे साफ किया जाता था। वो क्या था, तो जगह जगह पे जो है एक नियमित जो अंतराल था उस पर क्या किया जाता था, मेन हॉल छोड़ दिया जाता था, ताकि नाले से अवशिष्ट को निकाला जा सके और नाले को साफ रखा जा सके। इस प्रकार से सब कुछ में माहिर थे, यानी सर्वगुण संपन्न कह सकते हैं उस समय के लिए। क्या किसी भी भवन को अपनी सीमा के आगे भी नहीं बढ़ने दिया जाता था, और न ही बर्तन पकाने वाली किसी भी मिट्टी को नगर के अंदर बनाने दिया जाता था, अर्थात अनाधिकृत निर्माण नहीं किया जाता था। यानी ये जो है क्या करते थे, तो बर्तन बनाने वाले जो मिट्टी है उसका उपयोग जो है शहर के अंदर नहीं करते थे, शहर के बाहर करते थे उसका उपयोग। और ये जो है क्या है, तो जो किसी भवन बनाने के लिए, भवन जो है अपनी सीमा के अंदर ही बनाते थे, अपनी सीमा के अंदर ही, यानी ये इधर जो है सड़क पे निकाल कर नहीं, सड़क को छोड़कर, सड़क से ज़्यादा जो है आप एरिया छोड़कर पीछे बनाइए, लेकिन सड़क के आगे जो है नहीं। उस प्रकार से उस समय भी व्यवस्था था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में मन का जो है बनाने का प्रक्रिया का वर्णन करें। यानी आभूषण जो है, ये जो है मालाएं जो है, माला देखो माला बना रहे हैं इस प्रकार से। क्या ये जो मालाएं हैं, मालाएं बनाने का जो है ये कैसे बनाया कैसे जाता था? तो बन गया माला। अब बताइए ये जो माला है इसका उपयोग, इसको बनाया कैसे जाता था, ये पूछा जा रहा है।
इसको बनाया कैसे जाता था पूछा जा रहा है। देखो लग रहा है ओरिजिनल हार है क्या, ऐसी कलाकृति है। तो ये जो है क्या होता था, इसका जो बनाने का एक तरीका पूछा जा रहा है कि इसको बनाया कैसे जाता था, कैसे बनाया जाता था। इसके लिए बनाने के लिए पहले क्या, अब इसकी जो वस्तु है इसमें जो मोती लगती है उस मोतियों को क्या एकत्रित करना पड़ेगा, उसमें जो वस्तुएं लगती है उसको एकत्रित करना पड़ेगा, उसके बाद तो बनाया जाएगा। इसलिए इसमें आइए देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने की प्रक्रिया मुख्य रूप से सेलखरी, सेलखरी यानी पत्थर, चिकने पत्थर, ऐसे पत्थर जो एकदम प्लेन एकदम चिकने पत्थर, कैसा चिकना पत्थर, चिकनी पत्थर जो है उसका उपयोग, उसे क्या कहा जाए, उसे कहा गया सेलखरी। तो सेलखरी का उपयोग करते थे वही पत्थर, और अन्य जो सामग्री है उसका उपयोग जो है करते थे, क्या उसका उपयोग करते थे। मनके कैसे बनाई जाती थी, उसको बनाने के लिए पत्थर का, क्यों, क्योंकि उस समय जो लोग ज्यादातर लोहों के बारे में जानकारी नहीं थी, तो इसलिए क्या करते थे, वो पत्थर को सेलखरी, सेलखरी यानी पत्थर, और अन्य जो सामग्री है जैसे हो गया उसमें आभूषण में आपको क्या, यानी धातु में उसमें सोना चांदी इस सब का उपयोग किया जाता था, उसमें मोती का भी उपयोग किया जाता था। सेलखरी को आसानी से काम में लाया जा सकता था, जबकि कार्निय क्या है, तो कार्लियन जो है और अन्य पत्थरों का ये तराशकर और आकार देकर मनके बनाए जाते थे। यानी ये जो है सेलखड़ी इतने मुलायम होते थे कि इसको जो है ज़्यादा इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना है, इसको जो है सिंपल सा उपयोग किया जा सकता था डायरेक्ट। लेकिन और भी जो पत्थर है जैसे हो गया आपका कार्निलियन है, और उसके बाद ये जो है और अन्य जो पत्थर इस सबको क्या, पहले उसे तराशा जाता था, अच्छी तरह से उसे एक शेप दिया जाता था, आकार दिया जाता था, उसे पॉलिश किया जाता था, उसके बाद उसका उपयोग किया जाता था। लेकिन ये जो है सेलखड़ी जो पत्थर है उसका उपयोग डायरेक्ट किया जाता था, ज़्यादा उसमें मेहनत नहीं करना पड़ता। मनकों के मनकों में छेद करके उन्हें धागे में पिरोया जा सकता था। यानी ये जो मोती है, मोतियाँ, उसमें क्या किया गया, मोती जो है समुद्र से प्राप्त करेगा, इसमें क्या छेद रहेगा, इसमें पहले से नहीं, तो इसमें क्या बाद में जो है इसमें छेद किया जाता था, और उसका उपयोग जो है माला बनाने के लिए किया जाता था। खत्म हो जाएगा, क्या किया जाता था, माला बनाया जाता था। चलिए, इस मनके बनाने की कार्यकलाएं जो है चुनहोद्रो और लोथल में पाई गई। ये जो चुनहोद्रो है यहाँ से पता चला, ये जो चुनहोद्रो है यहाँ से पता चला कि ये जो है क्या है, यहाँ से हमें पता चला कि ये जो है यहाँ पे क्या था, तो मनके यानी ये जो मोती है, मोती को क्या, मोती में छेद करने की जो है मशीन मिली, मोती में छेद करने की मशीन मिली, ये कहाँ से, ये मिली चुनहोद्रो से। चलिए, चुनहोद्रो से मिली। अब देखिए अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी में से संबंधित गृह स्थापत्य जो है उस पर एक टिप्पणी लिखिए। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जो है गृह स्थापत्य, लोगों की जो है सामाजिक जो जीवन थी घरों में, उसके बारे में पूछा जा रहा है। क्या, सिंधु घाटी सभ्यता की गृह स्थापत्य मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रशस्त करता करता रसोई एक आंगन पर केंद्रित रहती थी। यानी ये जो है रसोई एक आंगन में थी, आंगन के बीचों बीच रसोई हुआ करती थी, जिसके चारों ओर जो है कमरे बने थे। आंगन के चारों ओर कमरे और बीच में जो है रसोई, यानी चूल्ही, क्या चूल्हा जो है संभवतः आंगन आंगन खाना पकाना और कटाई करने जैसी गतिविधियों का केंद्र था। यानी आंगन जो है खाना पकाने वगैरह जैसे जो है काम के लिए एक केंद्र माना जाता था। खास तौर से गर्म हवा और शुष्क मौसम में इसका आंगन का उपयोग ज़्यादा किया जाता था। खासकर जब गर्मी होती थी और जब शुष्क मौसम हुआ करती थी,
उस समय जो है आंगन का उपयोग हुआ करता था ज़्यादा। यहाँ एक अन्य और रोचक पहलू लोगों द्वारा अपने एकांतता को दिया जाने लगा, महत्व दिया जाने लगा। यानी यहाँ पे जो है एक और तरीका था कि पहला तो ये है कि लोग क्या करते थे, आंगन के बीचों बीच जो है चूल्हा रखते थे और उस पर जो है उसी को रसोई बना ली, उसी पे जो है खाना बन गया। तो उसका उपयोग खाना पकाने के लिए करते थे। और एक तरीका यह था कि ये जो है अपने जो क्या करते थे, अपनी जो एकांतता बनाए रखने के लिए क्या इसका एक अलग महत्व था। लोग अपने जो है सिक्योरिटी के लिए यानी अपनी जो प्राइवेसी है उसके लिए एक अलग इसका उपयोग करते थे। भूमिका तल बनी दीवारों के जो है खिड़कियां नहीं होती थी। यहाँ पे जो घर थी तो घर में जो है खिड़कियां नहीं हुआ करती थी। ये रही उसकी प्राइवेसी कि खिड़कियां नहीं है, उसके घर में कोई ताक झांक नहीं कर सकता। और उसके जो है इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार से आंतरिक भाग अथवा आंगन का सीधा अवलोकन नहीं होता था। यानी मेन जो द्वार था उससे डायरेक्ट जो है अगर आपका दरवाजा जो है उससे डायरेक्ट जो है घर की दीवार, घर के जो रूम है उसका गेट नहीं दिखता था। उसका गेट अलग और रूम का जो मेन गेट जो है उससे जो है घर का गेट नहीं दिखता था, अंदर का गेट नहीं दिखता था, आंगन वगैरह भी नहीं दिखते थे। ऐसे एक कोने पे बनाया जाता था। हर घर का ईंट के फर्श से बना अपना एक स्नानागार होता था। यानी जो है हर घर में जो है एक स्नानागार होता था, अपने जो है स्नानाघर, क्या स्नान घर होता था जिसका उपयोग करते थे वो स्नान करने के लिए। हर घर में बना था पक्की ईंट से, जिसकी नालियां जो है दीवारों के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी हुई थी। जिसकी नाली क्या थी, तो उसके जो है नाली थी दीवार के माध्यम से सड़क से जुड़ी हुई थी। चलिए अगला आगे है, कुछ घरों में दूसरे तल या छत पर जाने हेतु सीढ़ियां बनाई जाती थी। कुछ जो है क्या क्या मिले, तो कुछ जगह जो है वहाँ पे छत पे जो है दूसरे तल पर जो घर बनाया जाता था उस पे जाने के लिए क्या सीढ़ियाँ मिली, सीढ़ियाँ मिली है उस पे जाने के लिए। एक सेकेंड, चलिए क्या था, तो कुछ घरों में जो है छत के जो ऊपरी तल है उस पे जाने के लिए क्या सीढ़ियाँ मिली है। कई आवासों में कुएं थे जो क्या अधिकांशतः जो है एक ऐसे जो है कक्ष में बनाए गए थे जिसमें बाहर से आया जा सकता था, ऐसे कक्ष बनाया जाता था। और जिनका प्रयोग जो है संभवतः राहगीरों द्वारा किया जाता था। यानी मेहमानों को बैठने के लिए, राहगीरों को बैठने के लिए एक अलग जो है घर बनाया जाता था, जिसका जो संपर्क है वो घर आंतरिक जो घर है उससे नहीं था। विद्वानों ने अनुमान लगाया कि कुओं की संख्या लगभग कितनी थी, राहगीरों के लिए कुओं की जो संख्या थी लगभग 700 कुआं का निर्माण किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, तो 2 नंबर का जो प्रश्न है यहाँ तक खत्म। अब जो है आगे का जो है दीर्घ उत्तरीय देखेंगे हम अगले क्लास में। ये रहा लघु उत्तरीय। लघु उत्तरीय के जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन थे जितने भी सभी आपको करा दिया गया। और बाकी जो बच गया दीर्घ उत्तरीय उसको हम क्या करेंगे, अगले क्लास में करेंगे। चलिए, तो कैसा लगा क्लास आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कोई भी दिक्कत या फिर आप चाहते हैं कुछ इसमें इंक्रीज करें, कुछ इसमें अलग करें, तो आप वो भी सजेशन दे सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपको जैसा पसंद होगा वैसे ही हम करने की कोशिश करेंगे। इसलिए अगर कोई भी सुझाव देना है या फिर कुछ पूछना है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, आपका कमेंट चेक किया जाता है। चलिए आगे जो दीर्घ उत्तरीय देखेंगे हम अगले क्लास में। धन्यवाद।